यस फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए, कैन वी स्टार्ट? चलिए, कुछ याद भी है कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल नहीं, परसों क्या क्या डिस्कस किया था हमने? ये क्या है? हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है ये समझने की कोशिश करी थी। एनीवन लिसनिंग टू मी? पक्का? हाँ, मेरा भी सुनिए। हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स हमें बहुत सारे लॉज पढ़ाता है। ओके, अब ये लॉ आपके बिजनेस में कैसे यूज करना है ये हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा। ओके, आई रिपीट, इकोनॉमिक्स गिव्स सेवरल नॉलेज। हाउ दिस नॉलेज इज टू बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन योर बिजनेस, दैट विल बी एक्सप्लेन बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, चलिए इस कंटेक्स्ट में रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Decision making therefore requires that management be equipped with proper methodology and appropriate analytical tools and techniques. A business economic meets these needs of management by providing a large corpus of theory and techniques. Briefly put, business economics integrates economic theory with business practice. As an example, हमने previous lecture में भी discuss किया था, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा लॉ ऑफ डिमांड। नाउ इट एक्सप्लेन्स कि प्राइस जैसे इंक्रीज होगी क्वांटिटी डिमांड कम होगा, बराबर। और प्राइस इलास्टिसिटी, इकोनॉमिक्स ने हमें पढ़ाया था कि अगर प्राइस चेंज हो तो हाउ मच विल बी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, बराबर। अगर से प्राइस स्लाइटली चेंज हो रही है बाय 10% एंड डिमांड 20% से चेंज हो रहा है, कैन वी से इट इज मोर इलास्टिक, द डिमांड इज मोर इलास्टिक। एंड अगर प्राइस 10% से चेंज हो रहा है एंड क्वांटिटी डिमांड इज हार्डली चेंजिंग बाय 2%, तो वी कैन से डिमांड इज इनइलास्टिक। ये आपने बचपन में पढ़ा था, बराबर। अब इसका यूज आपके बिजनेस में फॉर डिसीजन मेकिंग कैसे यूज करना है ये हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा। ओके, एज एन एग्जांपल, सपोज जब मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं उसका डिमांड इनइलास्टिक है। ओके, अगर वो इनइलास्टिक है तो इन दैट केस मैं प्राइस स्लाइटली इंक्रीज भी करूं तो उसका इंपैक्ट डिमांड पे ज्यादा नहीं होएगा, बराबर। तो इन सच केस आई कैन गो फॉर इंक्रीज इन द प्राइस, बराबर। तो ये मेरा डिसीजन रहेगा कि मैं प्राइस इंक्रीज कर सकता हूं। तो इसलिए हमने एग्जांपल लिया था ये एक्सप्लेन करने के लिए कि सपोज पूरे महाराष्ट्र में सीए फाउंडेशन का कोई दूसरा क्लास नहीं है। ओके, तो अगर नहीं है तो कंपटीशन नहीं है, तो इन सच केस मैं प्राइस अगर इंक्रीज भी करूं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सो आई कैन से द डिमांड इज इनइलास्टिक। अगर इनइलास्टिक है तो इन दैट केस मैं प्राइस इंक्रीज भी करूं क्वांटिटी डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये डिसीजन मेकिंग मुझे बिजनेस इकोनॉमिक्स में कौन सिखाएगा? बिजनेस सॉरी इकोनॉमिक्स सिखाएगा बेस्ड ऑन दिस नॉलेज। ओके, और अनदर एग्जांपल, सपोज जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं इट हैज अ परफेक्ट इलास्टिसिटी। ओके, मींस व्हाट? से एग्जांपल, सपोज मोहित सर, स्वरूप सर एंड स्वप्निल सर तीनों मिलकर के क्लास होने के बाद हमने एक सामने वड़ा पाव की गाड़ी डाली है, मान के चलते, ठीक है, एडिशनल इनकम। तो ब्रेक में हम इमीडिएटली सपोज वहां पे वड़ा पाव की गाड़ी डाली है, वड़ा पाव सेल कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस तीनों की 20 रुपीज है, क्वालिटी, साइज, एवरीथिंग इज सेम, टेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ओके, तो सपोज आप 100 स्टूडेंट्स हो, करंटली आप कहीं पे भी जाकर के कंज्यूम कर सकते हो, बराबर। से अगर मैंने प्राइस 1 रुपए से इंक्रीज करा है, 21 रुपीज करा है, 1 रुपए से भले आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या फिर भी जब कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट 20 रुपीज में दे रहा है, आप मेरे पास आओगे 21 रुपीज पे करने के लिए? बिल्कुल नहीं। 1 रुपए से भले फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पे पूरा का पूरा डिमांड चेंज होगा मेरा, राइट। आई कैन से ऑलमोस्ट 0 आएगा, बराबर। एंड सपोज अगर मैं 1 रुपए से प्राइस कम करूं, 19 रुपीज करूं, तो यहां पे सारे के सारे लोग मेरे पास आएंगे, 1 रुपए का सेविंग हो रहा है इसलिए, बिकॉज द क्वालिटी, टेस्ट, साइज, एवरीथिंग वाज सेम, तो 1 रुपए का सेविंग हो रहा है। सो कहना से यहां पे हाई कंपटीशन की वजह से डिमांड इज वेरी इलास्टिक, राइट।
अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इलास्टिक है तो एम आई हैविंग लिबर्टी टू चेंज द प्राइस? क्या मैं प्राइस चेंज कर सकता हूं? आंसर इज चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं प्राइस इंक्रीज करूं तो ईच एंड एवरी कस्टमर विल बी गोइंग टू अदर कॉम्पिटिटर्स, राइट? एंड अगर मैं प्राइस रिड्यूस करूं तो मेरे कॉम्पिटिटर्स भी अब प्राइस रिड्यूस करेंगे, बराबर? तो इससे एज सच मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, इजंट इट राइट? तो यहाँ पे आई शुडंट बी चेंजिंग द प्राइस, ओके? तो हमें जस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ने कंसेप्ट बताया था कि आपका प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। अब इसका यूज करके मैंने मेरे बिजनेस में प्राइसिंग डिसीजन लिया है कि आई शुडंट बी चेंजिंग द प्राइस, राइट? ये कौन सिखाएगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स सिखाएगा। आर यू ऑल गेटिंग? सो पुट इन सिंगल लाइन व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स आपको एक नॉलेज पढ़ाएगा। अब ये नॉलेज आपके बिजनेस में यूज कैसे करना है फॉर डिसीजन मेकिंग, आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, ओके? Therefore, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, एमसीक्यू के लिए आ सकता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज डैश, इट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ओके? While theories of economics provide tools which explain various concepts such as demand, supply, cost, price, competition, etc. ये हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स ये नॉलेज को अप्लाई करेगा, इट विल अप्लाई दिस टूल्स इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। Thus, business economics comprise that part of economic knowledge, logic, theories, and analytical tools that are used for rational business decision making. So, in brief, it is applied economics that will fill a gap between economic theory and business practice. तो economic theory हमें just law of demand, law of supply, diminishing utility बताता है। इसका यूज हम बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए किसके बेसिस पे लेंगे? एक बिजनेस इकोनॉमिक्स के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। आर यू गेटिंग? सो देयरफॉर वी कैन डिफाइन, ये हमने एग्जांपल्स ऑलरेडी देखे थे, लिस्ट ऑफ बिजनेस व्हिच हैव बीन फेल्ड एंड लिस्ट ऑफ बिजनेस व्हिच हैव सक्सीडेड, ओके? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखिए, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक डिसीजंस इन्वॉल्विंग बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्स। हमने इकोनॉमिक्स क्या समझा था? Human wants are unlimited, resources to satisfy them are limited. Further, this is traditional definition. Modern definition में apart from that हमें ये देखना है कि production, technology, then population, everything is growing, and each year ये जो growth है ये uniform नहीं रहेगा। ये हमने economics के बारे में पढ़ा, बराबर? अब business economics का definition क्या है? Use of economic analysis यानी कि economic knowledge to make business decisions which will involve using the scarce resources, right? Use of economic analysis in formulation of business policies, similar definition है। economic analysis हम यूज करेंगे for formulating business policies। तो हमने previously एक एग्जाम्पल डिस्कस करा था कि हमें सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में जाना है, राइट? तो आपने एन नंबर ऑफ इश्यूज बताए थे, उसके ऊपर हमें डिसीजन लेना था, राइट? तो ये डिसीजन मेकिंग इटसेल्फ इज रिलेटेड टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इटसेल्फ इज अ बिजनेस पॉलिसीज, ओके? सो बिजनेस इकोनॉमिक्स is essentially a component of applied economics as it includes application of selected quantitative techniques such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, break-even analysis, cost analysis। बताइए, ये सारे वैसे तो मैथमेटिक्स टू सम एक्सटेंट कंसेप्ट है, रिग्रेशन, कैपिटल बजटिंग एक्सेट्रा। अब ये हमें यूज करना है इन बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस डिसीजन। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन? हैव यू एवर सुना आपने ब्रेक इवन मतलब क्या होता है? नहीं सुना ब्रेक इवन कभी बिजनेस में? ब्रेक इवन मींस नो लॉस नो प्रॉफिट, दैट लेवल ऑफ सेल्स, मतलब मुझे कितने यूनिट्स बेचने हैं सो दैट देयर विल बी नो लॉस नो प्रॉफिट। ये एनालिसिस के लिए हमें ऑलवेज कैलकुलेशन करना पड़ता है। सपोज मैंने एक नई से फैक्ट्री डाली है, ओके? मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है से 10 लाख, ओके? या 1 लाख पकड़ के चलते हैं, रेंट, सैलरी वगैरह फिक्स कॉस्ट होगा, ओके? मैं जब नंबर ऑफ यूनिट्स बेचूंगा पर यूनिट मुझे सपोज 1000 रुपए मिल रहा है, ओके? मुझे कितने यूनिट्स बेचना होगा? कम से कम कितने यूनिट्स बेचना है? सपोज मैं अगर से 10 यूनिट्स बेचूं तो 10 यूनिट्स अगर मैं बेचूं तो मुझे कितना फायदा मिलेगा? यहाँ पे 1000 इंटू 10 10,000, लेकिन मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, मतलब 90,000 का अभी भी लॉस होगा, बराबर? देन अगर मैं से 20 यूनिट्स बेचूं
तो कितना मिलेगा 20,000. दिस 20,000 आई विल बी यूजिंग टू पे माय फिक्स कॉस्ट. फिर भी लॉस है तो कितने यूनिट्स मुझे ऐसे बेचना होगा सो एज टू रिकवर माय फिक्स कॉस्ट 100 यूनिट्स. अगर मैं 100 यूनिट्स बेचूं तो मुझे 1 लाख मिलेगा. दिस आई विल यूज टू पे माय फिक्स्ड कॉस्ट. राइट, मतलब अगर मुझे 100 रुपीज मिल रहा है एक यूनिट बेचने के बाद, वो मैं फिक्स कॉस्ट पे करने के लिए यूज कर रहा हूं, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ 0. बराबर, ये 1 लाख जो मुझे यूनिट्स बेच करके मिला से मेरा सेलिंग प्राइस है 100 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से 60, मतलब प्लास्टिक रॉ मटेरियल वगैरह रिक्वायर्ड होगा. बराबर, तो 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है. दिस आई विल बी यूजिंग टू पे फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, तो यहां पे 100 यूनिट्स बेचने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट 0 हो रहा है. ओके, तो जब मुझे डिसीजन लेना है पहले मुझे एनालाइज करना होगा कि कितने यूनिट्स में बेच सकता हूं, कितनी डिमांड होगी. अगर मेरा प्रेडिक्शन है कि मैं 80 यूनिट्स बेचूंगा तो मुझे क्या पता है कि 100 यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है, नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है. बराबर, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 80 यूनिट्स, आई विल लैंडिंग अप इन द लॉस ओनली. बराबर, एंड अगर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं 200 यूनिट्स बेचूंगा तो मुझे पता है कि 100 यूनिट्स में मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है. राइट, अब 100 के ऊपर जितना भी मैं यूनिट्स बेचूंगा ये मेरा डायरेक्टली प्रॉफिट को ऐड करेगा. आर यू ऑल गेटिंग? तो ये जो ब्रेक इवन है दिस हेल्प्स टू टेक डिसीजन. अनदर एग्जांपल आई विल गिव. मैंने आपको बताया था कि अपने पहले क्लासरूम शाउपुर में हुआ करता था, वहां पे रेंट हार्डली 30-35,000 था. ओके, देन वी वर सपोज टू टेक डिसीजन कि हमें इस क्लासरूम में शिफ्ट करना है. ओके, अब जब इस क्लासरूम में शिफ्ट करना था यहां पे रेंट 1 लाख रुपए हो रहा था, यानी कि पूरे साल का मुझे 12 लाख रुपए रेंट पे करना है. राइट, अब मुझे डिसीजन लेना है बिजनेस का कि ये प्रीमाइसेस में शिफ्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. क्या ऐसे रैंडमली डिसीजन लिया रहेगा या कुछ कैलकुलेशन कुछ एनालिसिस करके डिसीजन लिया रहेगा? ऑब्वियसली कुछ एनालिसिस करके डिसीजन लिया रहेगा. सपोज हमने कैलकुलेट किया कि अगर एक स्टूडेंट यहां पे एडमिशन लेता है, से फॉर एग्जांपल 30,000 इसकी फीस है, 10,000 वी आर इनकरिंग द कॉस्ट फॉर नोट्स और इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. तो पर स्टूडेंट हमें नेट रेवेन्यू आफ्टर डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट कितना मिलेगा 20,000. इज इट राइट? तो 12 लाख कॉस्ट रिकवर करने के लिए कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना चाहिए? 12 लाख डिवाइडेड बाय 20,000. बराबर, तो कितना आएगा 12 लाख डिवाइडेड बाय 20,000? कितना आएगा 60. इज इट राइट? 60 स्टूडेंट्स ने अगर एडमिशन लिया तो कहना से मेरा ये जो रेंट फिक्स कॉस्ट है रिकवर होगा. बराबर, तो हमने एनालाइज किया रहेगा पूरे साल में क्या 60 कम से कम बच्चे अपने क्लास में आएंगे या नहीं आएंगे. ओके, अब आप देख सकते हो ऑलरेडी एक बैच में 60 से ज्यादा है. राइट, देन सेकंड बैच होगी, इंटर की बैच होगी, ग्रुप 1 ग्रुप 2 उसके दो बैचेस होते हैं. बराबर, तो हमें ये गारंटी दी कि 60 से तो ज्यादा डेफिनेटली आएंगे. राइट, तो कहना इसे 60 वाज माय ब्रेक इवन पॉइंट. यहां पे अगर एग्जैक्टली 60 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो 20,000 के हिसाब से मेरा 12 लाख रुपए रिकवर होगा विच आई विल बी यूजिंग टू पे रेंट. मतलब अगर एग्जैक्टली 60 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया तो मेरा प्रॉफिट कितना 0, लॉस कितना 0. If I am predicting that the number of students are going to exceed more than 60, so I should be taking decision to take this premises, right? Suppose हमने prediction किया 150 students admission लेने वाले, तो अब 60 के ऊपर ये admission है, right? Therefore on that basis हमने decision लिया है कि ये premises लेना है. What I want to say is कि जब आप business कर रहे हो, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस में करना है नहीं करना है उसके लिए पहले ब्रेक इवन कैलकुलेट करना पड़ता है कि ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच नो लॉस नो प्रॉफिट. ओके, अब उससे ज्यादा अगर आपका एक्सपेक्टेड है सेल्स करना तो आपने उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. आर यू गेटिंग? तो ये डिसीजन मेकिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट एनालिसिस, जैसे कि मैंने कहा कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट हो सकता है. बराबर, हमने जब बैच स्टार्ट करी थी सिर्फ 2 स्टूडेंट से सीए फाइनल के. ओके, तब मैंने वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा यूज करना है या फिक्स कॉस्ट ज्यादा यूज करना चाहिए? और से जब हमने बैच स्टार्ट करी सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैज टेकन एडमिशन इन 2011. ओके, अब जहां पे मैं क्लास ले रहा था मुझे ओनर ने कहा, जो प्रीमाइसेस का ओनर था, उन्होंने कहा कि आप 10,000 रुपए पर मंथ रेंट पे करो और 30% ऑफ स्टूडेंट फीस हमें पे करो. ओके, बताइए 30% ऑफ स्टूडेंट फीस मतलब वेरिएबल कॉस्ट होगा, राइट? 10,000 मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट होगा. इज इट राइट? स्टूडेंट्स आए ना आए मुझे 10,000 पे करना है. एंड अगर मैंने 30% ऑफ स्टूडेंट फीस रेंट पे करा है तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे उस हिसाब से मेरा कॉस्ट चेंज होगा. इज इट राइट? मुझे ये ओनर ने ऑप्शन दिया था कि आइदर आप रेंट वेरिएबल कॉस्ट के मैनर में पे करो या फिक्स कॉस्ट के मैनर में पे करो. बताइए मुझे क्या करना चाहिए था शुरुआत में? 2 स्टूडेंट जब थे, वेरिएबल या फिक्स्ड? वेरिएबल ना, तब मैं पोजीशन में नहीं था रिस्क लेने के.
राइट? तो आई शुड बी गोइंग फॉर मोर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. आज अगर मुझे ओनर ने ऑप्शन दिया है कि आप 30% ऑफ स्टूडेंट्स फीस पे करो या 1 लाख रुपए पर मंथ पे करिए, विच ऑप्शन आई शुड बी सिलेक्टिंग? अब मैं फिक्स कॉस्ट सिलेक्ट करूंगा क्योंकि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है. अगर मैं 30% के हिसाब से देने का तो हर स्टूडेंट के लिए मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, राइट? लेकिन एक बार 1 लाख मेरा कॉस्ट रिकवर हुआ, उसके बाद जो स्टूडेंट जो एडमिशन लेगा ये मेरा डायरेक्टली प्रॉफिट को ऐड करेगा, राइट? तो पहले जब मेरा रिस्क लेने का पोटेंशियल नहीं था, दैट टाइम आई यूज्ड वेरिएबल कॉस्ट. एंड टुडे इफ आई कैन बेयर मोर रिस्क आई शुड बी यूजिंग फिक्स कॉस्ट. तो ये कॉस्ट एनालिसिस, कौन सा कॉस्ट आपको ज्यादा यूज करना है, वेरिएबल या फिक्स्ड, ये आपका डिसीजन रहेगा. आर यू ऑल गेटिंग? तो ये बेसिकली कॉमन सेंस ही है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएगा. ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पार्ट? नाउ business economics we can again divide into two parts, microeconomics and macroeconomics. You already know. Micro मतलब क्या है? जब मैं एक पर्टिकुलर कंपनी या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं या कोई डिसीजन ले रहा हूं, तो दैट विल बी माय माइक्रो एनालिसिस या माइक्रो इकोनॉमिक्स. से एक अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ईपीए लिमिटेड. अब मैं फिलहाल सिर्फ ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं अपनी एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हाट कैन बी द इश्यूज? आइदर ये सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है या मैन्युफैक्चरिंग. बिजनेस रिलेटेड आपको क्या क्या डिसीजंस लेना होगा. एज एन एग्जांपल, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए. अब सेलिंग प्राइस मेरी सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा या पूरे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखना होगा? मेरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा ना. देन what should be my cost of production? मेरे सप्लायर्स कौन होंगे? मतलब मैं रॉ मटेरियल कहां से परचेस करूंगा. मेरे कस्टमर्स कौन होंगे? डिमांड मेरे प्रोडक्ट की कितनी होगी, ये एनालिसिस करना होगा, राइट? देन मेरा कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट यूज करना है या फिक्स्ड कॉस्ट यूज करना है. ऑल दीज आर रिलेटिंग टू वन कंपनी इशू. बराबर है कि नहीं? तो इससे रिलेटेड डिसीजन मींस कैन आई से इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट, इजंट इट राइट? यहां पे देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा. विल कम टू दिस पार्ट. वी स्टडी फॉलोइंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी. ओके, कंज्यूमर बिहेवियर, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनालाइज करना होता है कि आपके कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है. एज एन एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल बताया था मेरे क्लाइंट का कि वो हेल्थ कार्ड कुछ से लॉन्च कर रहे थे. आपको नहीं लगता कि आपके कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करना जरूरी है कि वो ऐसा प्रोडक्ट परचेस करेंगे या नहीं करेंगे? एंड मोस्टली मेट्रो, पुणे मुंबई अगर जाओगे या दिल्ली अगर जाओगे तो फिर भी लोग टू सम एक्सटेंट ऑनलाइन पे आते हैं. रूरल प्लेस अगर आपके नियर बाय प्लेस में है तो क्या लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट करेंगे नहीं करेंगे? मोस्टली नहीं करेंगे, राइट? तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है वो एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है. और अनदर एग्जांपल, सपोज अपने पास एक रिसोर्स है लैंड. ओके, यहां पे अपने पास रिसोर्स है लैंड, हम इसमें रेस्टोरेंट टाइप स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस. ओके, अब नियर बाय लोकेलिटी में से यहां पे कॉलेज है, यहां पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है. ओके, मतलब कॉलेज में जो भी आएंगे वो सारे बच्चे आएंगे, यंगस्टर्स लाइक यू, राइट? यहां पे मुझे रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है. मेरे सामने दो ऑप्शन है. आइदर आई कैन स्टार्ट विद द फास्ट फूड, पिज्जा बर्गर वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, राइट? और आई कैन स्टार्ट विथ मेस, झुनका भाकर केंद्र. ओके, अगर मेरे नियर बाय लोकेलिटी में सारे यंगस्टर्स है, आप बताइए फास्ट फूड पिज्जा बर्गर वगैरह स्टार्ट करें या मेस या झुनका भाकर केंद्र स्टार्ट करें? क्या करना चाहिए? आप थोड़ी ना यहाँ पे झुनका भाकर खाने आएंगे, है कि नहीं? तो मोस्टली यंगस्टर्स लाइक यू विल बी प्रेफरिंग अ फास्ट फूड ओनली. तो ये आपका बिहेवियर है. एट दिस एज you will be preferring more or less fast food more. बराबर? तो यहाँ पे कंज्यूमर का बिहेवियर हमें ये समझ में आया कि फास्ट फूड प्रेफर करेंगे, तो आई शुड बी गोइंग फॉर फास्ट फूड. ऑन द कॉन्ट्री, सपोज ये जो मेरी रिसोर्स है लैंड, ये एमआईडीसी में, ओके, एंड नियर बाय एरिया में ये सारे कंपनीज है जहां पे जॉब वाले लोग आते हैं जिनका एज 40 to 50 है. ओके, अब यहाँ पे मैंने फास्ट फूड पिज्जा बर्गर स्टार्ट करना है या मेस स्टार्ट करना चाहिए? अब यहाँ पे मेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग है 40-50 के एज में, ये थोड़ी ना पिज्जा बर्गर खाने के लिए आएंगे, ये मोस्टली मेस प्रेफर करेंगे. तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज कि जो अपने कंज्यूमर है उनका बिहेवियर एनालाइज करके हमें डिसीजन लेना है कि यहाँ पे क्या स्टार्ट करना है. आर यू ऑल गेटिंग?
देन फैक्टर प्राइसिंग. नाउ व्हाट डू मीन बाय फैक्टर? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है इसमें? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर नहीं, ठीक है, इसका लिटरल प्रोनाउंसिएशन इज एंटरप्रेन्योर. ओके, अ प्रॉपर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंटरप्रेन्योर. ओके, हाँ तो बताइए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ओके, एंटरप्रेन्योर नहीं है, दिस इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. ओके, हाँ तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं स्टडी करा, नेक्स्ट चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं. ओके, अब लैंड को हम क्या पे करते हैं? रेंट. अब फॉर एग्जांपल मेरा ये बिजनेस है, मैंने ये लैंड रेंट पे लिया हुआ है, तो दिस इज माय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो यूज करके मैं बिजनेस कर रहा हूं, राइट. इनको हम रेंट पे करेंगे. लेबर को क्या पे करेंगे? वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट. जिन्होंने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया उनको इंटरेस्ट पे करना होगा. एंड एंटरप्रेन्योर द पर्सन हु इज मैनेजिंग, इनको प्रॉफिट. तो दिस आई कैन से इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब फैक्टर प्राइसिंग मतलब मैं रेंट कितना पे करूं, मेरे एम्प्लॉइज या लेबर के लिए वेजेस कितना पे करूं, जिन्होंने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उनको इंटरेस्ट कितना पे करूं, एंड जो मेरा बिजनेस चला रहे एंटरप्रेन्योर उनको प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए. कैन आई से दिस इज अ फैक्टर प्राइसिंग, राइट. अब फैक्टर प्राइसिंग मुझे कितना रखना है, क्या ये मेरा इंटरनल मेरे कंपनी का डिसीजन है, ओवरऑल इकोनॉमी का डिसीजन है? मेरे कंपनी का डिसीजन है, देयरफॉर इट विल बी अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. बराबर. इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शंस ऑफ द पीपल. ऑब्वियसली मेरे जो कस्टमर्स है उनका इकोनॉमिक कंडीशन देखना है मुझे. से मैं एक रूरल प्लेस पे बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं जहां पे ज्यादातर लोगों का इनकम जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है. ओके, वहां पे मैंने आईफोन का स्टोर ओपन करा है. बताइए चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आईफोन या सैमसंग जो 25 24 जो भी है, ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट हैविंग सफिशिएंट इनकम. तो इन दैट केस द सेक्शन ऑफ द पीपल इज मोर और लेस पुअरर पीपल. तो वहां पे मैंने इस तरह का स्टोर ओपन नहीं करना चाहिए. बराबर. लेकिन सपोज मेरा एकदम लैविश मॉल में कोई एक आउटलेट है, ओके, ज्यादातर वहां पे रिच पीपल आर कमिंग. इन दैट प्लेस शुड आई बी स्टार्टिंग दिस टाइप ऑफ स्टोर? बराबर कि नहीं? वहां पे आईफोन या सैमसंग का 25 वॉटेवर वो मैं सेल कर सकता हूँ. तो मुझे एनालाइज करना है, मैं जब बिजनेस कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी. ओके, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, जो अपने कॉम्पिटिटर्स उनका बिहेवियर क्या है, ज्यादातर वो ऑनलाइन पे है या ऑफलाइन पे है. दिस ऑल आर रिलेटिंग टू माय इंटरनल डिसीजंस. लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, कहां पे हमें इंडस्ट्री सेट करना है, जहां पे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, वहां पे रोड्स अच्छे होने चाहिए. बराबर. इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्या ये लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बिजनेस पे इंपैक्ट कर सकता है? ह्यूज मैनर में कर सकता है. मेरा एक क्लाइंट था जयसिंहपुर के, यहाँ पे एक एमआईडीसी है, वहां पे उनका यूनिट था. ओके, उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, 100-200 करोड़ के आसपास उनका टर्नओवर था. ओके, एक इटली बेस्ड कंपनी थी, उनको इस कंपनी, अपनी जो जयसिंहपुर की कंपनी, उनके साथ कोलैबोरेशन करना था. ओके, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था. अगर वो कोलैबोरेशन होता है तो करंटली उनका जो टर्नओवर था 20 lakhs, सॉरी 200 crores, दिस वाज एक्सपेक्टेड टू गो टू 600 to 700 crores अगर ये कोलैबोरेशन होता है. ओके, मतलब इतना स्केल अप होने वाला था उनका बिजनेस. ओके, इन्होंने, ये जो कंपनी थी, इन्होंने इनका प्रोडक्ट इटली कंपनी को भेजा, उनको प्रोडक्ट बहुत पसंद है. दे वर रेडी टू डू द कोलैबोरेशन, एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट फाइनल. ओके, अब ये जो इटली बेस्ड कंपनी थी, इनके जो डिग्निटरीज थे, जो डायरेक्टर्स वगैरह, दे वर सपोज टू विजिट द कंपनी. इन्होंने जब विजिट किया, ओके, तब इन्होंने अपने यहाँ के रोड की जो हालत देखी, एमआईडीसी की रोड की हालत देखी. इन्होंने कहा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है, वी विल बी इनकरिंग ह्यूज कॉस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड बिकॉज ऑफ दैट रोड प्रॉब्लम्स अपना जो मटेरियल है उसका डैमेज भी हो सकता है. ओनली बिकॉज ऑफ रोड वॉज डैमेज उन्होंने कोलैबोरेशन कैंसिल करा. ओके, कैन यू अंडरस्टैंड? इतना ह्यूज अपॉर्चुनिटी वॉज बीन मिस्ड आउट ओनली बिकॉज ऑफ रॉन्ग लोकेशन वी कैन से, और इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड therefore. Okay, but फिर भी these are all relating to our single company point of view. Okay, on the contrary, जब हम स्टडी कर रहे हैं ओवरऑल कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू, ओवरऑल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू, कैन आई से दिस इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या होगा? नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट. व्हाट डू मीन बाय नेशनल इनकम? हमने डिस्कस किया है. क्या है नेशनल इनकम? इनकम ऑफ होल नेशन. वेरी गुड. National income, income of nation. And what is income of nation?
व्हाट डू मीन बाय दिस? नेशनल इनकम, जीडीपी एग्जैक्टली. नेशनल इनकम में वी मेजर कॉमनली एज जीडीपी. एंड व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? जीडीपी. व्हाट डू मीन बाय दिस? देखिए, जब हम कंट्री कंपेयर करते हैं वी कंपेयर इन द जीडीपी ओनली. ओके, अब बताइए लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है? यूएसए. क्यों यूएसए क्यों लार्जेस्ट है? क्योंकि इनका जीडीपी सबसे हाईएस्ट है. ओके, जस्ट शो. ये देखिए, द लार्जेस्ट इकोनॉमी इज यूएसए. क्यों? क्योंकि इनका जो जीडीपी है, कैन यू रीड ओवर ईयर जीडीपी फोरकास्ट? देखिए कितना है यहाँ पे, ऑलमोस्ट ये नंबर अगर आप रीड कर सकते हो तो, एंड दिस इज इन मिलियन यूएस डॉलर. ओके, तो वी कैन से 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की उनकी इकोनॉमी, 30 ट्रिलियन. ओके, चाइना देखिए 19 ट्रिलियन. ओके, जर्मनी 4 ट्रिलियन, जापान 4 ट्रिलियन, इंडिया 4. वट एवर दिस नंबर्स आर, पूरा नंबर्स अगर आप प्रॉपरली लिखोगे तो रीड कर पाओगे. ओके, तो ये कंट्री का जीडीपी है, उसके बेसिस पे वी आर कंसिडरिंग कि इंडिया इज अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. ओके, हमने रिसेंटली यूके को ओवरटेक करा था. रिसेंटली इन द सेंस 1 साल हुआ, 1 साल पहले हमने यूके को ओवरटेक करा था. ओके, नहीं तो अपनी इकोनॉमी 6 थी. और देखिए इंडिया इज, कहने के लिए कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो वगैरह है, लेकिन वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. ओके, तो ये किसके बेसिस पे हम कह रहे हैं? जीडीपी के बेसिस पे. अब ये 30 ट्रिलियन 19 ट्रिलियन, व्हाट बेसिकली दिस फिगर इज? ये एक्चुअली में हमने क्या मेजर करा है? जीडीपी. ये बेसिकली क्या है, आपके कंट्री में कितने रुपीस के और कितने वैल्यू के गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, दिस वी मेजर. ओके, तो यूएसए में सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विस मैन्युफैक्चर होते हैं, इसलिए उनकी लार्जेस्ट इकोनॉमी. आर यू गेटिंग? तो ये जो फिगर्स है बेसिकली दीज आर द वैल्यू ऑफ गुड्स जो उनके कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, या वैल्यू ऑफ सर्विस. ओके, ये मेजर कैसे करना है आपके सिलेबस का पार्ट है, आगे जाके देखेंगे. ओके, बट बेसिकली नेशनल इनकम जब हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज जीडीपी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ जीडीपी? सिंपल वर्ड्स में, थ्रू आउट द ईयर अपने कंट्री में कितने रुपए के गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, दिस वी मेजर एज नेशनल इनकम. ओके, तो ये नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट, इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल कंट्री, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल कंपनी. ओके, इन जनरल सॉरी, तो जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट, पूरे कंट्री में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जनरल प्राइस लेवल क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, दैट आल्सो वी हैव टू कंसीडर. अब ये इन्फ्लेशन रेट किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का होगा, पूरे कंट्री का इन्फ्लेशन रेट मेजर करते हैं, पूरे कंट्री का. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लेशन रेट? अपनी कंट्री का फिलहाल इन्फ्लेशन रेट क्या है? नॉर्मली अपने यहाँ पे 6-7% के आसपास रहता है. मोटा मोटी 8.39% के आसपास करंटली. करंटली इन्फ्लेशन इंक्रीज है, अदरवाइज 6-7% के आसपास नॉर्मली रहता है. ओके, व्हाट डू मीन बाय दिस इन्फ्लेशन रेट? ये एवरीवन नो, आई नो इन्फ्लेशन रेट आपको पता है. हाँ, एग्जैक्टली, राइज इन द प्राइस लेवल. सिंपल वर्ड्स में महंगाई, कहते हैं ना महंगाई से या महंगाई से परेशान है, महंगाई कौन से रेट से इंक्रीज हो रही है. मतलब अगर पिछले साल कोई एक प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपए थी, करंट ईयर में 108 हो रही है, मतलब 8% से प्राइस लेवल राइज हो चुकी है, तो 8% इज या इन्फ्लेशन रेट. ओके, अब ये इन्फ्लेशन रेट कंट्री टू कंट्री डिफर करता है. ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट डू मीन बाय दिस? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, राइट? तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगेन दिस इज पार्ट ऑफ मैक्रो. एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, अपना जो रुपीज है उसकी वैल्यू दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में कितना है. अपना 1 रुपए रुपीज टू डॉलर कितना है बताए? एक्सचेंज रेट.
85.51 मतलब उनका एक करेंसी अपने ऑलमोस्ट 86 रुपीज के बराबर है। तो कौन सी करेंसी स्ट्रांग है? डॉलर कितने टाइम से स्ट्रांग है सोचिए। अपने यहाँ पे 86 रुपीज मतलब उनका $1 आता है। अपनी रुपीज कितनी वीक है आपको पता है? इंडिपेंडेंस के टाइम एक्सचेंज रेट हुआ करता था अपने इंडिपेंडेंस के टाइम 1947 में एक्सचेंज रेट क्या था पता है? $1 इज इक्वल टू 1 रुपी। दिस वाज एक्सचेंज रेट मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम अपना रुपए एंड उनका डॉलर सेम लेवल के थे। ओके एंड आज देखिए उनकी इकोनॉमी कितनी ग्रो हो चुकी है ना, अपनी इकोनॉमी कितनी नीचे आ चुकी है। राइट अपनी करेंसी की वैल्यू कम कम होते गई, उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती गई। लेकिन एक टाइम था अपनी इकोनॉमी एंड यूएस की इकोनॉमी ऑलमोस्ट सेम थी। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है कभी सोचा आपने? आज डिस्कस नहीं करेंगे, आफ्टर सम टाइम विल डिस्कस। ओके basically this is calculated on the basis of total currency available and total goods and service which you are offering। तो एग्जांपल से बाद में समझेंगे बट उस टाइम $1 ₹1 के बराबर था। आज $1 ऑलमोस्ट 86 के बराबर है मतलब अपने रुपीस की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। ओके अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक पर्टिकुलर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्वियसली ओवरऑल कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो। ओके पूरे कंट्री में ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके तो बेसिकली इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, आउट ऑफ फॉलोइंग which is not part of microeconomics। ऑप्शन ए प्रोडक्ट प्राइसिंग, ऑप्शन बी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ऑप्शन सी से इन्फ्लेशन रेट, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो व्हाट विल योर आंसर? इन्फ्लेशन रेट। राइट तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से माइक्रो एंड कौन से माइक्रो नहीं है, या उल्टा हो सकता है आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैक्रो। तो यहाँ पे सपोज नेशनल इनकम, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इन्फ्लेशन रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री होगा। आर यू गेटिंग? इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ओके तो वंस अगेन रीड दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट, यहां से अगेन यहां तक रीड करिए। Can I scroll down? Read and also read macroeconomics part. Read. Done? अब मुझे बताइए बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा या मैक्रो का पार्ट? माइक्रो। राइट जैसे जब आप बिजनेस कर रहे हो आपको बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सपोज ये आपका बिजनेस है, बताइए क्या क्या छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपके बिजनेस में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, राइट देन और क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना रखना है, या वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट रखना है, कौन से सप्लायर्स होंगे जहां से हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे, राइट कौन से कस्टमर्स होंगे जिनको हम सेल करेंगे, बराबर देन अपनी बैंक कौन सी होगी, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री क्या होगी। ऑल दिस कैन आई से इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट so these are all business related decisions only, so business economics I can say is based on microeconomics, is it right? but बताइए ये जो मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन आई से इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लेशन रेट। क्या इन्फ्लेशन रेट का मेरे बिजनेस के डिसीजन में इंपैक्ट होगा या नहीं होगा?
डेफिनेटली होगा। सपोज पिछले साल मैं 100 रुपए में प्रोडक्ट बेच रहा था, ओके, एंड इन्फ्लेशन रेट इज 8%, मतलब मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है। क्या मैं मेरे सेलिंग प्राइस नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज करूं, नहीं करूं? डेफिनेटली इंक्रीज करना होगा, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन रेट पे डिपेंड कर रहा है, बराबर। अब इन्फ्लेशन रेट मैक्रो का पार्ट है या माइक्रो का? इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो, राइट। देन मार्केट में कंपटीशन ओवरऑल कंट्री में, क्या इसका इंपैक्ट, कॉम्पिटिटर्स का इंपैक्ट मेरे बिजनेस पे होगा या नहीं होगा? अगर कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम करी तो मुझे भी प्राइस कम करना होगा, बराबर। देन गवर्नमेंट की पॉलिसी रिलेटिंग टू टैक्स, सडनली गवर्नमेंट ने टैक्स रेट इंक्रीज कर, अब ये सिर्फ मेरे कंपनी के लिए अप्लाई होगा या पूरे कंट्री में सभी के लिए अप्लाई होगा? पूरे कंट्री में, मतलब ये पार्ट ऑफ मैक्रो है, लेकिन क्या इसका इंपैक्ट मेरे बिजनेस पे होगा? डेफिनेटली। कौन से बिजनेस एनवायरमेंट में मेरा बिजनेस है, क्या उसका भी इंपैक्ट होगा? मतलब सपोज मेरा छोटा सा शॉप है तो ऐसा ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, मैं अमेजोन के पोर्टल पे बेच रहा हूं, तो टेक्नोलॉजी में आए दिन चेंज होते रहते हैं, तो क्या इसका इंपैक्ट मेरे बिजनेस पे होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली। सपोज कंट्री का नेशनल इनकम राइज हो रहा है, तो मेरा भी प्रोडक्ट का सेल राइज होगा, राइट। अपनी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जा रही है, अगर रिसेशन में जा रही है, मंदी में जा रही है, तो क्या मेरे प्रोडक्ट की भी सेल कम आएगी, राइट। सो ऑल दिस मैक्रो पार्ट डू इन्फ्लुएंस माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस। कैन आई से बिजनेस इकोनॉमिक्स is based on microeconomics. However, it is influenced by macroeconomics. Is this statement correct? Purely it is a part of micro only, but it gets influenced by macroeconomics. मेरे सारे business decisions मेरे external environment के basis पे भी impact, उसके basis पे impact होंगे, बराबर। तो this has been given over here. Business economics is basically concerned with the micro. However, if you read these 2 points, it is based on the microeconomics, but it incorporates elements of macro analysis. देखिए क्या लिखा है, business economics is based largely on microeconomics. The business manager is usually concerned about the achievement of predetermined objectives of his organization. Individual organization की बात हो रही है, okay, so as to ensure long term survival and profitable functioning of organization. Since business economics is concerned more with the decision making of individual establishment, it relies heavily on techniques of micro. However, a business unit does not operate in vacuum. What in the vacuum? एम्प्टी वैक्यूम मतलब कुछ है नहीं, वहां पे एयर भी नहीं है, राइट। यहां पे अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो कस्टमर्स है, देन मेरे सप्लायर्स है, ये सारे मेरे एलिमेंट्स है, राइट। सपोज मुझे ट्रैफिक से, ये भीड़ से कंटाला है, ठीक है, मुझे मार्स पे जाकर के बिजनेस करना है, ओके, क्या मैं वहां पे जाकर के बिजनेस कर सकता हूँ? नहीं ना, वहां पे वैक्यूम है, मेरे कस्टमर भी नहीं है, सप्लायर भी नहीं है। मींस बिजनेस यूनिट विल बी इन्फ्लुएंस बाय इट एनवायरमेंट। आप वैक्यूम में बिजनेस नहीं कर सकते, मार्स पे जाकर के बिजनेस नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग? It is affected by the external environment of the economy in which it operates. A business manager must be acquainted with this and other macroeconomic variables present as well as future which may influence the business environment. तो आप कौन से कंट्री में बिजनेस कर रहे हो उसका भी इंपैक्ट आपके डिसीजंस पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूएसए में बिजनेस कर रहा हूं तो क्या मैं स्मूथली बिजनेस कर सकता हूं? यस, टू सम एक्सटेंट यस, क्योंकि यूएसए में बिजनेस के लिए जो एनवायरमेंट है बहुत अच्छा है। सपोज मेरा बिजनेस है आज के डेट में यूक्रेन में, और से कहां पे वार चल रहा है, इजराइल एंड गाजा स्ट्रिप पे मेरा बिजनेस है, ठीक है, या सीरिया में मेरा बिजनेस है, क्या मैं स्मूथली बिजनेस रन कर सकता हूँ? कब कहां से मिसाइल आए पता नहीं, राइट। तो मेरा जो एनवायरमेंट है ये मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करेगा। आर यू गेटिंग? फर्दर देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में क्या लिखा है। बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, इट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। अब ये स्टेटमेंट कर रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली साइंस। साइंस मतलब क्या होता है? आप में से कोई है ना साइंस से? हाँ जी,
बताइए साइंस क्या होता है? क्या ही बताया, साइंस में ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। कैन आई से साइंस मीन्स इट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये हमें बहुत सारे नॉलेज बताता ना साइंस में, एस्टेब्लिश नॉलेज, ग्रेविटी फोर्स वगैरह वगैरह, राइट। जो स्टडी करते कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। व्हाट डू मीन बाय दिस? कॉज इफेक्ट मतलब क्या है? कॉज एंड इफेक्ट, नेम इटसेल्फ सजेस्ट। हाँ, कॉज इफेक्ट क्या होता है? कॉज इफेक्ट, आपने कोई एक्शन करा, उसका रिएक्शन, एक्शन करना मतलब कॉज, कोई एक्टिविटी करना है, उसका रिएक्शन आना मतलब इफेक्ट। जैसे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लैब में वगैरह टेस्टिंग किया रहेगा, राइट। कभी ऐसे हुआ है कि केमिकल डाला एंड ब्लास्ट हुआ है? तो वी कैन से सपोज हमने केमिकल मिक्स करा, दैट इज अ कॉज, एंड उसका इफेक्ट ये हुआ कि ब्लास्ट हुआ, तो दैट इज अ इफेक्ट, राइट। और अदर एग्जांपल, कॉज इफेक्ट, अगर आप ज्यादा स्टडी करोगे, दिस द कॉज या एक्टिविटी, अगर आप ज्यादा स्टडी करोगे तो क्या होगा? पास होंगे, राइट। सो कॉज इफेक्ट। अगर आप कम स्टडी करोगे या स्टडीज नहीं करेंगे तो क्या होंगे? फेल, कॉज इफेक्ट, बराबर। आप गाड़ी चला रहे हो, एक्सीलेटर किया तो गाड़ी फास्ट भागेगी, बराबर, दैट इज अ कॉज। एंड इफेक्ट क्या है? गाड़ी स्मूथली या फास्ट जा रही है। अगर आपने गाड़ी चला रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हो, ब्रेक अप्लाई करा है तो क्या होगा? व्हीकल विल स्टॉप, राइट। सो ये जो बेसिकली एग्जांपल है टू व्हीलर का या कोई भी गाड़ी का, ब्रेक अप्लाई करके गाड़ी रुकना, ये आपके लिए एप्लीकेबल है, गर्ल्स के लिए नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं है कि नहीं? क्योंकि उनका भरोसा ब्रेक पे होता ही नहीं है, ब्रेक वगैरह पैरों पे होता है कि नहीं? डोंट टेक इट ऑफेंसिवली, लेकिन गर्ल्स का ड्राइविंग, जब भी गाड़ी रोकने तो ब्रेक से पहले पैर बाहर आ जाते हैं, पैर बाहर आने के बाद पता चलता है कि आप ये रोकने वाली है कि नहीं? मैं मेरे वाइफ को फोर व्हीलर सिखा रहा था, ठीक है। स्पेसिफिकली लड़कियों का ड्राइविंग स्किल्स अलग लेवल का होता है कि नहीं? आप एक्सेप्ट करो या ना करो, हो सकता है कोई एक्सेप्शन हो, बट मेजॉरिटी लड़कियों का ड्राइविंग स्किल्स अलग लेवल का होता है। मैं मेरे वाइफ को फोर व्हीलर सिखा रहा था, ओके। रोड पे जा रहा था, शी वॉज ड्राइविंग, मैं साइड पे बैठा था। ऑल ऑफ सडन रोड पे गाड़ी रोक दी, ठीक है, पीछे से गाड़ी आ रही है, बीच में ही रोक दी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि वहां पे देखो बस आ रही है, 2 किलोमीटर दूर बस आ रही है, गाड़ी यहाँ पे रोक दी। मैंने कहा मेरी माँ पीछे से आकर के कोई टोकेगा? पीछे से टू व्हीलर वाला आया, उसने पूछा बीच में गाड़ी क्यों आपने रोकी? मैंने कहा कि मेरी वाइफ ड्राइव कर रही है, गलती तुम्हारी है कि तुम रोड पे आए क्यों, जाओ घर पहले। 2 किलोमीटर दूर बस आई इसलिए बीच में गाड़ी रोक दी। मैंने कहा कि कब जाएगी? तब वो पूरा बस रोड क्रॉस होने दो, फिर मैं आगे जाऊंगी। अलग लेवल का। लास्ट सम टाइम बैक आई वाज कमिंग, मेरे सामने एक लड़की थी एंड उसका राइट इंडिकेटर था, आगे जाके क्रॉस था, 4 रोड पे राइट इंडिकेटर था। तो मैंने सोचा कि वो राइट जाएगी तो मैं लेफ्ट से ओवरटेक कर लूंगा। वो राइट गई नहीं, मतलब अभी रोड आया नहीं, तो फिर भी वो लेफ्ट में थी एंड वो देख रही थी लेफ्ट में। तो मैं कंफ्यूज हो गया, इंडिकेटर राइट का जा रही है लेफ्ट को, कहां पे जाएगी क्या पता। जब सर्कल आया गई सीधे। मैंने सोचा कि पीछे ही जाना बेटर है, आगे जाएंगे नहीं, ओवरटेक नहीं करेंगे, ओवरटेक करने गए ठोक पिक दिया तो लोग उल्टा आगे ही मारेंगे, है कि नहीं? कॉज इफेक्ट, ब्रेक, गाड़ी स्टॉप करना, नॉर्मली अपार्ट विथ सम एक्सेप्शंस, दिस इज अ कॉज एंड इफेक्ट, राइट। दीज आर द एग्जांपल्स। कमर्शियल टर्म्स में अगर हम बात करें अपने इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम प्राइस इंक्रीज करें, दिस इज अ कॉज। इफेक्ट क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड कम होगी, राइट। सिमिलरली सप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस इंक्रीज करे तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, राइट। दिस द कॉज, दिस द इफेक्ट, बराबर। तो कैन वी से इकोनॉमिक्स इज आल्सो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो हमें कॉज इफेक्ट ही बताता है। जैसे ये लॉ ऑफ डिमांड, कैन आई से इट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक प्रॉपर एस्टेब्लिश लॉ है जो ये कहता है कि प्राइस जब इंक्रीज होगी डिमांड कम आएगा, बराबर। लॉ ऑफ सप्लाई जो कहता है प्राइस राइज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, राइट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो ये कहता है कि कंटिन्यूस आप कंजम्पशन करोगे तो यूटिलिटी कम कम मिलती जाएगी, बराबर। ऐसे एन नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स में जो लॉ है दैट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो हमें ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी अगर होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, राइट। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस डिस्कशन कैन वी से बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, right? At the same time
बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट एज वेल। ओके, तो यहाँ पे एक साइड से कह रहे हो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, एक साइड से कह रहे हो बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट है। नाउ व्हाई आर्ट? अब ये जो आपका सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसके बेसिस पे आप आपके बिजनेस में डिसीजन कैसे लोगे, ये आपका आर्ट है। बराबर, जैसे कि हमने डिस्कस करा था, लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, लेकिन एट द सेम टाइम प्राइस इलास्टिसिटी भी कंसेप्ट था। अपना जो प्रोडक्ट है दैट इज इन इलास्टिक। व्हाट डू मीन बाय इनइलास्टिक? अगर मैं प्राइस इंक्रीज करूं क्वांटिटी डिमांड कांस्टेंट रहेगा, अगर मैं प्राइस रिड्यूस करूं क्वांटिटी डिमांड सेम रहेगा, राइट? अब मुझे अगर जानकारी है कि मेरा जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो इनइलास्टिक डिमांड है उसकी, तो क्या मैं प्राइस उसकी इंक्रीज नहीं करूं? डेफिनेटली करूंगा। तो ये प्राइस इंक्रीज करने का डिसीजन कैन आई से बेस्ड ऑन दिस नॉलेज था, राइट? सो ये नॉलेज आप बिजनेस में किस तरह से यूज करोगे, ये आपका आर्ट है। आर यू गेटिंग? अगर आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट इनइलास्टिक डिमांड है एंड आपने प्राइस इंक्रीज ही नहीं करा, यू आर नॉट टेकिंग द फुल बेनिफिट ऑफ द नॉलेज, वी कैन से। बराबर है कि नहीं? सपोज लॉ ऑफ सप्लाई आपने पढ़ा है, प्राइस इंक्रीज अगर होती है तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होना चाहिए, ये प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। अब कितना इंक्रीज करना है, ये आपका आर्ट है। ओके, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑन वन साइड इट इज अ साइंस जो हमें एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज देता है, एट द सेम टाइम वो आपके बिजनेस डिसीजंस के लिए कैसे यूज करना है, दैट इज योर आर्ट। ओके, देयरफॉर इट इज सेड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस on one side, business economics is art as well. Have you understood this? Okay, next point, ये pending रख लो। pragmatic in approach, what do you mean by pragmatic? बेसिकली हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो क्या क्या पॉइंट्स अब तक डिस्कस किया है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट्स, राइट? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट इट इनकॉर्पोरेट्स और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट एज वेल। बराबर। फिफ्थ पॉइंट, pragmatic in approach. What do you mean by pragmatic? Realistic. Pragmatic मतलब realistic. Okay, अब बताइए, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, क्या आप मुझे बता सकते हो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? स्टार्ट कहां से करा आपने? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल कहा ना आपने, तो लॉ ऑफ डिमांड सेज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, if the price of the product is increased the quantity demand will fall, if the price is reduced the quantity demand will rise. other thing being equal मतलब क्या है? हम मान के चल रहे बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, जैसे लोगों का इनकम कांस्टेंट रहेगा, नेचुरल कंडीशन इक्वल रहेगा, वेदर कंडीशन चेंज नहीं होंगे, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे, हम मान के चल रहे कांस्टेंट है। कैन आई से दिस इज अजम्पशन? बताइए रियलिस्टिक अजम्पशन है या नहीं है? क्या इकोनॉमी में सारे लोगों का इनकम कांस्टेंट रहेगा? पॉसिबल ही नहीं ना, इनकम तो चेंज होता रहेगा। तो प्राइस भले चेंज नहीं हो, इनकम चेंज हो, तो क्या क्वांटिटी डिमांड पे इंपैक्ट होगा? डेफिनेटली होगा, राइट? लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि बाकी की चीजें हम चेंज नहीं होंगे देंगे। या वेदर कंडीशंस, वेदर कंडीशन का भी इंपैक्ट आपके प्रोडक्ट पे होगा, हम मान के चल रहे वेदर कंडीशन में नो चेंज। डोंट यू फील दिस इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन, राइट? तो इकोनॉमिक्स के जो लॉज है दे आर बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। ओके, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमें बिजनेस चलाना है, बिजनेस डिसीजंस लेने हैं हमें। बराबर। अब बताइए बिजनेस डिसीजंस में अनरियलिस्टिक अजम्पशन पे लूं या रियलिस्टिक सिचुएशन कंसीडर करके मुझे डिसीजन लेना होगा? क्या मैं अजम्पशन बेसिस पे ले सकता हूं बिजनेस डिसीजंस? नहीं, मुझे यहां पे रियलिस्टिकली ये समझना है कि अगर प्राइस चेंज हो तो कितना डिमांड में चेंज होगा, वेदर कंडीशन चेंज होती है तो डिमांड पे इंपैक्ट क्या होगा, राइट? कॉम्पिटिटर्स नहीं इमर्ज होते तो डिमांड पे इंपैक्ट क्या होगा? यहां पे रियलिस्टिक बेसिस पे हमें डिसीजंस लेना है। आर यू गेटिंग? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स assumptions पे बेस नहीं है, it is more of realistic in approach. Are you getting? Therefore it is said pragmatic in approach. Microeconomics is abstract and purely theoretical and analyzes economic phenomena under unrealistic assumptions. This. Okay. In contrast, business economics is pragmatic in its approach as it tackles practical problems which the firm face in real world. Have you understood this? तो आपके नोटबुक में जब तक आपके पास नोट्स नहीं है कहीं तो ऊपर प्रैग्मेटिक डैश करके रियलिस्टिक मीनिंग लिख के रखिए। ओके, लेटर ऑन जब नोट्स आएंगे तो ये पे चेंज कर सकते हो आप।
चलिए लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, देन विल कंक्लूड। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स में जब हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन, हम नॉर्मल डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहे, डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो कैन वी से इकोनॉमिक्स इज और बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डिपेंडेंट ऑन एन नंबर ऑफ अदर डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आप सारे मार्केटिंग टीम के लोग हो, ठीक है, मैंने आपको पूछा है कि अपना सेल्स में इंक्रीज जो ट्रेंड है वो कितना हुआ है बताइए। ओके, क्या आप मुझे इस तरह से बताएंगे कि योर सेल्स सपोज 2018 में सेल्स था 80 lakhs, कॉमा 2019 में सेल्स हुआ है 90 lakhs, कॉमा 2020 में कोविड था इसलिए सेल्स हुआ है 70 lakhs, 21 में सेल्स हुआ है से 65 lakhs, 22 में सेल्स हुआ है 95 lakhs एंड सो ऑन। इस तरह से आप पैराग्राफ में बताएंगे या मुझे इस तरह से बताएंगे। सपोज सेल्स था 80 lakhs, नेक्स्ट ईयर सेल्स हुआ 90 lakhs, अगेन एकदम से नीचे आया 70 lakhs, सॉरी 70 lakhs यहाँ पे आएगा, देन 65 lakhs, देन सेल्स अगेन इंक्रीज हुआ है। आप इस ग्राफ मैनर में मुझे एक्सप्लेन करेंगे या इस तरह से पैराग्राफ में देंगे? ग्राफ मैनर में ना, सो दैट इट विल बी अंडरस्टैंडेबल कि सेल्स किस तरह से चेंज हुआ है एंड पैटर्न भी समझ में आएगा कि कौन से ईयर में राइज हुआ है, कौन से ईयर में फॉल हुआ है। अब ये ग्राफ बनाना आपको कौन सिखाएगा? स्टैटिस्टिक्स सिखाएगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो कैन आई से इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड और बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल ग्राफ, बराबर। सिमिलरली आगे जाके इकोनॉमिक्स में भी हम देखेंगे, अगर मुझे डिमांड फोरकास्ट करना है तो आई नीड सम इक्वेशंस। अब इक्वेशन कौन सिखाएगा? मैथमेटिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन मैथ्स, राइट। सिमिलरली जो डेटा चाहिए मुझे वो अकाउंट्स पे डिपेंड करेगा, तो इकोनॉमिक्स इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक्स, राइट, सॉरी अकाउंट्स। व्हाट आई वांट टू से इज कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डिपेंडेंट, इट इज रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट एज वेल। ओके, देखिए क्या दिया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, मतलब ये डिपेंडेंट है, रिलेटेड है अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर भी। ओके, एज इट इनकॉर्पोरेट टूल्स ऑफ अदर डिसिप्लिन जैसे कि मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, टैक्स, इकोनॉमेट्रिक्स। इकोनॉमिक्स में मतलब सेम पार्ट है, मैनेजमेंट से रिलेटेड एक ब्रांच। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड सो फार? चलिए रिमेनिंग पार्ट विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो। ये जो पॉइंट है इसके ऊपर एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मेटिव नेचर। व्हाट डू मीन बाय दैट, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वी विल सी टुमारो। सो टुमारो फर्स्ट यूनिट मोटा मोटी अपना ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए। ओके